नमस्कार, कोर्ट दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। इस बुलेटिन में हम आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम बड़े मामलों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की गई है, जिसमें कोर्ट ने न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए 3 साल की वकालत की अनिवार्यता को बरकरार रखा था। इस फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता ने पुनर्विचार याचिका दायर कर कहा है कि यह फैसला न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए 3 साल की वकालत की अनिवार्यता आवश्यक है। कोर्ट ने कहा था कि यह अनिवार्यता न्यायिक अधिकारियों की गुणवत्ता और क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। याचिकाकर्ता ने अपनी पुनर्विचार याचिका में कहा कि 3 साल की वकालत की अनिवार्यता न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए अनुचित है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह अनिवार्यता न्यायिक अधिकारियों की गुणवत्ता और क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नहीं है। याचिकाकर्ता ने अपने तर्क में कहा कि 3 साल की वकालत की अनिवार्यता से न्यायिक सेवा में प्रवेश करने वाले उम्मीदवारों की संख्या कम हो सकती है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इससे न्यायिक सेवा में विविधता और प्रतिनिधित्व की कमी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, अवैध निर्माणों पर कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ठाणे में अवैध निर्माणों के खिलाफ ध्वस्तीकरण के आदेश को मंजूरी दे दी है। जस्टिस उज्ज्वल भुयन और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए ठाणे नगर निगम को 17 अवैध इमारतों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया था। इन इमारतों का निर्माण बिना अनुमति के किया गया था और ये तीसरे पक्ष की जमीन पर बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन निर्माणों के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ है और ये एक गंभीर मुद्दा है। पीठ ने कहा कि इन निर्माणों को बिना किसी अनुमति के किया गया है और ये तीसरे पक्ष की जमीन पर बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ठाणे नगर निगम इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्यवाही शुरू कर सकता है। ये फैसला शहर में अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मामले में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि इन निर्माणों को करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर जोर दिया है कि अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने में किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को अपने आदेश में शामिल किया है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच ने कहा कि इन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए ताकि गैंगस्टर एक्ट का दुरुपयोग न हो। एक याचिका में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि इस एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है और बिना किसी ठोस सबूत के लोगों को आरोपी बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने से पहले जिला प्रशासन को राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। कोर्ट ने इन दिशा निर्देशों को अपने आदेश में शामिल करते हुए कहा कि इनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए। इनमें कहा गया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करने से पहले आरोपी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य गैंगस्टर एक्ट का दुरुपयोग रोकना है
और यह सुनिश्चित करना है कि इस एक्ट के तहत कार्रवाई केवल तभी की जाए जब इसके लिए पर्याप्त सबूत हो। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की एक लड़की को जबरन और अपमानजनक विवाह से बचाने के लिए संरक्षण का आदेश दिया है। लड़की ने अपनी मर्जी से एक व्यक्ति के साथ रहने का फैसला किया था, लेकिन उसके परिवार और समाज के दबाव में आकर उसे परेशान किया जा रहा था। लड़की ने अपनी याचिका में कहा था कि उसने अपनी मर्जी से एक व्यक्ति के साथ रहने का फैसला किया है, लेकिन उसके परिवार और समाज के लोग उसे परेशान कर रहे हैं और उसे जबरन शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लड़की ने सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने लड़की को संरक्षण देते हुए कहा कि वह अपनी मर्जी से किसी के साथ रहने के लिए स्वतंत्र है और उसके परिवार और समाज के लोगों को उसे परेशान नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने पुलिस को भी निर्देश दिया कि वह लड़की को सुरक्षा प्रदान करे और उसके परिवार और समाज के लोगों द्वारा किसी भी तरह की परेशानी से बचाए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद के अधिकार की पुष्टि करता है। कोर्ट ने कहा कि एक वयस्क व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी के साथ रहने के लिए स्वतंत्र है और उसके परिवार और समाज के लोगों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। जस्टिस यशवंत वर्मा कैशकांड की जांच करने वाली कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई है। 3 जजों की आंतरिक जांच कमेटी ने माना है कि उपलब्ध सबूतों के आधार पर जस्टिस वर्मा का दुराचरण साबित हो रहा है, उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। जांच कमेटी ने 4 मई को अपनी रिपोर्ट तत्कालीन चीफ जस्टिस को दे दी थी। अब यह रिपोर्ट सामने आई है कि हालांकि 8 मई को ही चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया। इस बात की चर्चा है कि जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाया जा सकता है। कुछ चश्मदीदों ने बताया कि नकदी का ढेर लगभग 1.5 फीट ऊंचा था और 500 रुपए के नोट चारों ओर बिखरे हुए थे। जांच समिति ने पाया कि उस कमरे तक केवल जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के लोगों की ही पहुंच थी। बाद में कमरा साफ कर दिया गया और वहां से सभी नोट गायब हो गए। स्टोर रूम में नकदी देखने वाले चश्मदीद के बयान। अंकित सहवाग, फायर ऑफिसर डीएफएस। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने स्टोर रूम में आधे जले हुए 500 रुपए के नोटों का ढेर देखा। पानी की वजह से नोट भीग चुके थे। प्रदीप कुमार, फायर ऑफिसर डीएफएस। स्टोर रूम में घुसते ही उनके पैर में कुछ लगा, झुककर देखा तो यह 500 रुपए के नोटों का ढेर था। उन्होंने बाहर खड़े सहयोगियों को जानकारी दी। मनोज महलावत, स्टेशन ऑफिसर डीएफएस। उन्होंने घटना स्थल की तस्वीरें ली। आग बुझाने के बाद उन्होंने खुद अधजली नकदी देखी। यही वो अधिकारी है जिनकी आवाज वीडियो में महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई कहते हुए सुनी गई। जस्टिस वर्मा के खिलाफ क्या कहा जांच समिति ने। जस्टिस वर्मा ने कभी भी पुलिस या उच्च न्यायिक अधिकारियों को नकदी मिलने की जानकारी नहीं दी। जज का दावा है कि उन्हें नकदी की जानकारी ही नहीं थी। अविश्वसनीय बताया गया। यह भी कहा गया कि अगर ये कोई साजिश थी तो उन्होंने अब तक कोई शिकायत क्यों नहीं की। समिति ने यह भी संकेत दिया कि जस्टिस वर्मा के निजी सचिव राजेंद्र सिंह कार्की और उनकी बेटी दिया वर्मा ने साक्ष्य मिटाने या सफाई में भूमिका निभाई हो सकती है। स्टोर रूम की पहुंच सिर्फ परिवार के पास थी। बाद में वहां से नकदी गायब हो गई। जांच पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक इतने सारे स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी और घटना स्थल की तस्वीरें और वीडियो किसी भी तरह की साजिश की थ्योरी को खारिज करती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें तमिलनाडु के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक या एडीजीपी की अपहरण मामले में गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीसीआईडी को स्थानांतरित कर दी है। मद्रास हाई कोर्ट ने एडीजीपी की गिरफ्तारी का आदेश दिया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी है ताकि निष्पक्ष जांच
सुनिश्चित की जा सके। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से यह सुनिश्चित हुआ है कि इस मामले की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। यह निर्णय एडीजीपी और अन्य संबंधित पक्षों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उन्हें निष्पक्ष जांच का अवसर मिलेगा। अब सीबीसीआईडी इस मामले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस मामले में आगे की कार्यवाही सीबीसीआईडी की जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से यह उम्मीद की जा रही है कि इस मामले की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी और न्याय सुनिश्चित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अगर कोई भी ग्रुप फिल्म की रिलीज में समस्या पैदा करता है तो सरकार उससे सख्ती से निपटे। जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने मांग की कि हेट स्पीच देने वाले और आगजनी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का कोर्ट निर्देश दे। इससे पहले भी इस तरह के मामलों में आदेश जारी किया गया है। कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित करना राज्य का काम है कि हिंसा करने वालों पर कार्रवाई करे। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक बयान की वजह एक फिल्म को रिलीज होने से रोक दिया जाए, एक स्टैंड अप कॉमेडियन को शो करने से रोक दिया जाए या किसी को कविता न पढ़ने दी जाए। इस पर कर्नाटक सरकार ने कहा कि सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य है, हम सुरक्षा देंगे। और याचिकाकर्ता ने जिन मामलों का उल्लेख किया है वे ऐसे मामले हैं जिनमें राज्य ने सीबीएफसी प्रमाण पत्र के बावजूद प्रतिबंध लगाया था। सरकार ने कहा कि फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कमल हासन से माफी मांगने को कहा था। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सरकार ने कहा कि अगर वे फिल्म रिलीज करते हैं तो हम उन्हें सुरक्षा देंगे। वहीं केएफसीसी के वकील ने सफाई देते हुए कहा कि हमने माफी मांगने के लिए कोई लेटर जारी नहीं किया, हमने बस बताया था कि बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा, क्या आप धमकी देने वालों के खिलाफ पुलिस के पास गए थे या आप उनके दबाव में आ गए? कोर्ट ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो एक्शन ले। सिर्फ ये कह देने से कि प्रतिबंध नहीं लगाया है कुछ नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि आप इस तरह से तो धमकी देने वालों के पीछे छिपे हुए हैं। भारत में भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई अंत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि स्टैंड अप कॉमेडियन कुछ ऐसा कहता है जिससे सभी आहत होते हैं और फिर तोड़फोड़ होती है। हम कहाँ जा रहे हैं? कोर्ट ने कहा कि हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए, नहीं तो हम उन भावनाओं में बहते जाएंगे। रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क होता है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी फिल्म की रिलीज को बाधित करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ राज्य सरकार तुरंत कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने ठग लाइफ फिल्म के प्रदर्शन पर अनौपचारिक प्रतिबंध को लेकर कर्नाटक सरकार से कहा कि वह फिल्म को प्रदर्शित करने के लिए सुरक्षा प्रदान करेगी। कोर्ट ने कहा कि किसी फिल्म को सिर्फ इसलिए रोकना सही नहीं है क्योंकि किसी की भावनाएं आहत हुई हैं। कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ की कर्नाटक में रिलीज पर रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। फिलहाल कोर्ट दिस वीक में इतना ही। नमस्कार। कोर्ट दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के तमाम बड़े मामलों से हम आपको अवगत कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं कोर्ट दिस वीक।